नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड के दूसरे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। हिमांक में अवनमन तथा विलय के अनुभार में क्या संबंध है। ये विलयन चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2018, 8 और 7 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिमांक में अवनमन तथा विलय के अनुभार में क्या संबंध है। तो हम पहले समझेंगे कि हिमांक है क्या। विलयन के चैप्टर में हिमांक को समझना आसान नहीं काम है। तो हिमांक है क्या, तो हिमांक देखिए, हिमांक एक ऐसा ताप होता है। हिमांक एक ऐसा ताप होता है जिस ताप पर क्या होता है, द्रव और ठोस, एक ऐसा ताप जिस ताप पर द्रव और ठोस दोनों के वाष्प दाब बराबर हो जाए। अर्थात आप बोल सकते हैं हिमांक उस ताप को कहते हैं जिस ताप पर द्रव और ठोस दोनों के वाष्प दाब बराबर हो जाएं। तो विलयन में आपको हिमांक की नई परिभाषा मिलती है। हिमांक है क्या, जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है, तो हिमांक है क्या, तो हिमांक एक ऐसा ताप जिस पर क्या होता है, द्रव और ठोस दोनों के वाष्प दाब बराबर हो जाएं, उसी ताप को हम लोग कहते हैं हिमांक। अब इस ताप को हम लोग बोल दे हिमांक जिस पर द्रव और ठोस दोनों के वाष्प दाब बराबर हो जा रहे हैं। तो हिमांक में अवनमन क्या है। हिमांक में अवनमन क्या है, मान लेते हैं एक कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या है, विलायक रखा हुआ है। मान लीजिए जल ही भरा हुआ है इस कंटेनर पूरा। जब इस कंटेनर में पूरा जल भरा हुआ है और इसमें आप क्या कर रहे हैं, अवाष्पशील, आप इसमें अवाष्पशील विलय मिलाना स्टार्ट कर दिए। जब आप इसमें अवाष्पशील विलय मिलाना स्टार्ट करेंगे तो विलायक का जो हिमांक था उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो विलायक जिस ताप पर पहले क्या हो रहा था, जम जा रहा था, ठोस बन जा रहा था, उस ताप पर अब वो जमेगा ही नहीं। तो विलायक का हिमांक पहले अधिक था, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, अवाष्पशील विलय पदार्थ इस विलायक में मिलाते चले जा रहे हैं, तो ये जो हमारा विलायक है, इस विलायक के हिमांक में कमी आ जा रही है। तो विलायक के हिमांक में जो कमी आ रही है वो आ रही है अवाष्पशील विलय के अणुओं की संख्या मिलाने पर। तो अवाष्पशील विलय की अणुओं की संख्या मिलाने पर विलायक के हिमांक में आ जा रही है कमी, और इसी कमी को हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन क्या है। हिमांक में अवनमन जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो विलायक के हिमांक में जो कमी आई उसको हम लोग कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो ये बताइए हिमांक में अवनमन अर्थात हिमांक में कमी कैसे आई। हिमांक में जो कमी आई उसका मेन रीजन था कि इसमें हम लोग अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला रहे हैं। जब अवाष्पशील विलय पदार्थ के अणु मिलाए गए तो अणुओं की संख्या पर ही हिमांक का अवनमन है। जितना अधिक अवाष्पशील विलय के अणु मिलाते जाएंगे उतना अधिक क्या होगा, हिमांक में कमी आती जाएगी विलायक के। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि हिमांक में जो अवनमन है वो डिपेंड कर रहा है विलय के अणुओं की संख्या पर, विलय के अणुओं की संख्या पर। इसीलिए हिमांक में जो अवनमन ये लिखा हुआ है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या कहलाता है, एक हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। जैसे आप पढ़े थे इसके पहले लेक्चर में क्या, वाष्प दाब में अवनमन,
वाष्प दाब में विलायक के वाष्प दाब में कमी कब आई? जब अवाष्पशील विलेय के अणुओं की संख्या मिलाना स्टार्ट किए शुद्ध विलायक में। उसी प्रकार से विलायक के हिमांक में जब कमी आ रही है तो उसका भी मेन रीजन क्या है? अवाष्पशील विलेय के अणुओं की संख्या मिलाने से। तो विलेय के जब अणुओं की संख्या पर ये दोनों निर्भर कर रहे हैं, इसलिए वाष्प दाब में जो अवनमन था वो तो अणुसंख्य गुणधर्म था ही, लेकिन हिमांक में जो कमी आई वो भी विलेय की अणुओं की संख्या पर ही निर्भर कर रहा है। इसलिए हिमांक में अवनमन भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है। और आपको हम इससे पहले ही बता चुके हैं, अणुसंख्य गुणधर्म हमेशा निर्भर करता है विलेय के अणुओं की संख्या पर। विलेय के अणुओं की संख्या पर, न कि उसके प्रकृति पर। इसको ध्यान रखना पड़ता है। अणुसंख्य गुणधर्म हमेशा विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके प्रकृति पर। तो हिमांक में अवनमन हो चाहे क्वथनांक में अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन या वाष्प दाब में अवनमन, वो सब अणुसंख्य गुणधर्म है। तो वो सब निर्भर करें किस पर? विलेय के अणुओं की संख्या पर, न कि उसके प्रकृति पर। तो मैटर ये आया, हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू कैसे समझें? ग्राफ के थ्रू अगर हम समझें तो कैसे? क्योंकि हिमांक क्या होता है आप ये समझ चुके हैं, विलायक का हिमांक अधिक होता है हमेशा। विलायक का हिमांक हमेशा अधिक होगा किसके हिमांक से? विलयन के हिमांक से। विलयन के हिमांक से हमेशा विलायक का हिमांक अधिक होता है, क्योंकि पहले विलायक का हिमांक अधिक था। जब उसमें हम क्या किए, अवाष्पशील विलेय मिलाना स्टार्ट किए तो क्या हुआ, हिमांक में कमी आना स्टार्ट हो गई। तो जब विलायक में जब विलेय मिलाए तो क्या बन गया? विलयन। तो विलायक का हिमांक अधिक रहता है, विलयन का हिमांक क्या होता है? कम होता है। तो मैटर ये आया कि हम हिमांक की परिभाषा पढ़े कि वह ताप जिस पर द्रव और ठोस दोनों के वाष्प दाब क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। उसी ताप को हम लोग हिमांक कहते हैं। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझाना चाहें आपको, तो हम यहाँ पर वाष्प दाब वर्सेस ताप के बीच में ग्राफ खींचते हैं। ये हमारा ताप हो गया और ये हमारा वाष्प दाब हो गया, P हो गया वाष्प दाब। अगर हम इनके बीच में ग्राफ खींचे तो कैसे खींचेंगे? तो एक ठोस का ये वाष्प दाब था, पहले ये ठोस वाला ग्राफ बना दिए, ये ठोस का ग्राफ है। अब इस ठोस के ग्राफ में आपको इस ठोस का जो वाष्प दाब दिखाया गया है, ताप और दाब के बीच में जो वाष्प दाब दिखाया जा रहा है, ठोस का वाष्प दाब का ग्राफ है। अब इसमें द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होगा तो उसे हिमांक कहेंगे। और आप ये भी समझ गए कि विलायक भी द्रव है और विलयन भी द्रव है। तो किसका हिमांक अधिक है? विलायक का हिमांक अधिक है। तो विलायक वाले को हम बना दिए यहाँ पर से, देखिए। तो इस ताप पर, ये ताप जो होगा, इस ताप पर क्या हो रहा है कि ठोस और द्रव, द्रव मतलब यहां पर ये क्या है? विलायक। तो इस ताप पर विलायक और ठोस दोनों के वाष्प दाब बराबर हो रहे हैं। और अगर हम यहां से खींचते हैं ग्राफ, तो ये ग्राफ हम बताएंगे, ये ग्राफ हमारा बन गया है विलयन का। तो ये विलयन का जो वाष्प दाब है और ठोस का वाष्प दाब इस ताप पर बराबर आ रहा है। तो बताइए किसका जो है हिमांक अधिक है? विलायक का हिमांक इस ताप पर ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो रहा है। और विलयन का जो हिमांक है, मतलब वाष्प दाब, सॉरी, विलयन का जो वाष्प दाब है और ठोस का वाष्प दाब यहाँ भी बराबर हो रहा है। और विलायक का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब यहाँ बराबर हो रहा है। तो जिस ताप पर दोनों का वाष्प दाब बराबर, वही हिमांक है। तो इस ताप पर विलायक का हिमांक है और इस ताप पर विलयन का हिमांक है। तो हमें विलायक के हिमांक को हम दिखाते हैं T0F से, और विलयन वाले को हम दिखा देते हैं TF से, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
हिमांक। अब मैटर आया कि जब आप समझ चुके हैं कि विलायक का हिमांक अधिक है और विलयन का हिमांक कम है, तो इनके बीच में आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर का डिफरेंस, ये इसको हम बोल देंगे डेल्टा टी एफ। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर लिख सकते हैं क्या, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ ये है हिमांक में अवनमन। टी नॉट एफ किसका हिमांक है, तो टी नॉट एफ हिमांक है आप बताएंगे विलायक का, और टी एफ किसका हिमांक है, तो आप बताएंगे ये सर है विलयन का। और डेल्टा टी एफ क्या है, तो आप बताएंगे हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन क्या है, विलायक और विलेय दोनों के क्या होता है, हिमांक के अंतर को ही हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये कैलकुलेशन हमको यहाँ से सॉल्व मिला। जब हम यहाँ तक सॉल्व कर ले जाएंगे तो हमको फिर आगे समझना होगा। अभी हम इस क्वेश्चंस पे नहीं गए, पहले हमने हिमांक के बारे में बताया आपको कि जिस ताप पर द्रव और ठोस दोनों के वाष्प दाब बराबर होता है उसे हिमांक कहते हैं। विलायक का हिमांक अधिक होता है, जैसे जैसे अवाष्पशील विलेय के अणु विलाए हिमांक में कमी आए जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। हमेशा विलायक का हिमांक अधिक होगा, विलयन का हिमांक क्या होगा, कम होगा। और हम इस ग्राफ के थ्रू आपको समझा दिए। तो हिमांक में अवनमन बराबर होता है विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अब मैटर आया कि हम इनके बीच में संबंध कैसे देखेंगे। तो हिमांक में अवनमन और विलेय के अणुभार में संबंध, तो यह ध्यान समझना होगा आपको कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ या प्रयोगात्मक रूप से क्या, प्रयोगात्मक रूप से यह पता लगाया गया कि हिमांक में जो अवनमन है डेल्टा टी एफ जो है वो समानुपाती होता है मोललता के। ये छोटका जो m है ये क्या बता रहा है, मोललता के समानुपाती होता है। जब मोललता के समानुपाती होता है तो हम अगर इस समानुपाती का सिंबल हटाए तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम एक नया स्थिरांक ला दिए के एफ और इनटू क्या लिख दिए एम। के एफ हमारा क्या है, तो आप बताएंगे स्थिरांक हिमांक अवनमन का। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये हिमांक अवनमन स्थिरांक है। और ये आपको ध्यान रखना होगा के एफ हमेशा विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, के एफ हमेशा किस पर निर्भर करेगा, विलेय की प्रकृति पर। अर्थात हिमांक में अवनमन तो विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन हिमांक अवनमन स्थिरांक हमेशा विलेय की प्रकृति पर ही निर्भर करेगा। तो अब मैटर आया कि जब यहाँ आप समझ चुके हैं कि डेल्टा टी एफ समानुपाती होता है मोललता के, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू लिख दिए के एफ इंटू एम, जहाँ के एफ क्या है अगर पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे के एफ हमारा हिमांक अवनमन स्थिरांक है और ये विलेय की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। अब अगर आपसे डेल्टा टी एफ इसको और आगे ले जाते हैं, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम हमको मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मोललता बराबर क्या होता है ये भी हमको पता करना होगा। तो मोललता बराबर होता क्या है, मोललता m बराबर, अगर हम m बराबर m का मान निकालें, मोललता का मान निकालें तो क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही मोललता होती है। तो हम लोग लिखेंगे अगर मोलों की संख्या निकालने सूत्र क्या होता है, भार बटे क्या होता है, अणुभार। ये छुटका डब्लू भार और बटे अणुभार और बटे विलायक का भार और बटे 1000 कर दिए। 1000 क्योंकि ये ग्राम में था, किलोग्राम में ले जाना है। तो 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही मोललता है। तो छोटका m बराबर, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं और इसको यहाँ ले जाएं तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
W गुणे 1000 बटे यहाँ क्या लिखेंगे M इंटू बड़का W। ये हमको M के स्थान पर रख देना होगा। अगर ये हम M के स्थान पर रख दें तो हमको क्या मान मिलेगा? हमको अगर हम इसको M के स्थान पर रख दें तो हमको क्या मान मिलेगा? हमको मान मिलेगा कि डेल्टा TF बराबर ऊपर वाले में रखेंगे तो KF गुणे क्या लिखेंगे W गुणे 1000 बटे यहाँ लिखेंगे छोटका M इंटू बड़का W। तो अब हमको अणुभार में संबंध दिखाना है, तो ये विलेय का अणुभार था तो M इधर आ जाएगा, तो छोटका M बराबर मिलेगा KF इंटू W इंटू 1000 बटे डेल्टा TF इंटू बड़का W। यही हमारा सॉल्व हो गया। हिमांक में अवनमन और विलेय के अणुभार में संबंध का यही हमारा एक रिलेशनशिप निकला हुआ है। तो आपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीखी? पहले सीखे हिमांक। हिमांक क्या है? तो हिमांक एक ऐसा ताप है जिस पर क्या होता है कि द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे विलायक और विलयन, विलायक का हिमांक अधिक होता है, विलयन का हिमांक कम होता है। इसी के बीच के अंतर को हम बोल दिए हिमांक अवनमन स्थिरांक बोल दिए। अब मैटर आया कि हिमांक अवनमन स्थिरांक को हम बता दिए ये मोललता के समानुपाती। मोललता को हटा, मोललता को जहाँ समानुपाती सिंबल हटाए तो हमको मिल जाता है क्या? डेल्टा TF बराबर क्या मिला था? डेल्टा TF बराबर मिल जाता है KF इंटू M। तो KF क्या है? हिमांक अवनमन स्थिरांक। और ये विलेय की हमेशा प्रकृति पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। KF हिमांक अवनमन स्थिरांक है और ये विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि हिमांक अवनमन स्थिरांक यह विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो फिर हम यहाँ से मोललता को फाइंड आउट किए थे, तो मोललता बराबर आपको बता दिया गया था कि मोलों की संख्या बटे क्या होता है विलायक का द्रव्यमान या भार किलोग्राम में। तो हम इसको इस प्रकार से लिख करके ऊपर ले गए तो W गुणे 1000 बटे क्या हुआ M इंटू W। तो इस प्रकार से हम सॉल्व किए तो हमको ये मिल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल आप लोग अपने नोट्स में अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।